नमस्कार स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार साहू राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम अभी होने वाला है उसको देखते हुए प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। तो देखते हैं इनमें से किन में सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो इसके लिए देखते हैं, थोड़ा सा समझिए वेव क्या होती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, याद रख लीजिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है 7 प्रकार के, और ये सातों प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है देखो। तो ये याद रखना एक वेव है, और इस वेव में एक कंप्लीट साइकिल चलने में जितना डिस्टेंस कवर करती है ये वेव, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पर की वेवलेंथ ये हो गई, वेवलेंथ को हम लोग लेम्डा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर की वेवलेंथ हो गई इतना से लेकर इतने बीच में जो 1 साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं इसका वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इधर का जो तरंग दैर्घ्य है वो कम है और इधर की तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। तो इधर का याद रखना तरंग दैर्घ्य क्या है, ये कम है, और इधर की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य ये क्या है, तो ये ज्यादा है। ठीक, क्लियर है। अभी तरंग दैर्घ्य याद रखना ज्यादा कम है, तो इससे क्या होगी, देखिए इससे क्या होगा, देखो इधर होती है हमारा, याद रखना यहाँ पर होती है याद रख लीजिएगा हमारा गामा किरण। ठीक है, उसके बाद होती है हमारा एक्स किरण, उसके बाद होती है याद रख लीजिएगा अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद होती है याद रखना विजिबल रे, उसके बाद याद रख लीजिएगा होता है आपका इंफ्रारेड, उसके बाद होता है इंफ्रारेड, फिर होता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद इधर होती है रेडियो वेव। तो आपको पूछा जाए इनमें से किस तरंग में याद रखना सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, तो यहाँ पे रेडियो वेव में सबसे ज्यादा होती है, फिर माइक्रोवेव में, फिर इंफ्रारेड में, फिर विजिबल रेस में, इधर गामा रेस की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। विजिबल रेस होती है, इसमें याद रखना इस विजिबल रेस में 7 तरीके के कलर होते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं विबग्योर के नाम से। ठीक है, इसको जानते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर या बैजानिया पिनाला बोलते हैं। ठीक है, बैगनी जामनी, ठीक है, ब्लू कलर, ये कलरों का, ठीक है, रंगों का समूह होता है। ये याद रखना इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो याद रख लीजिएगा इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक, 750 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि 700, ठीक है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले किरणों को हम लोग देख पाते हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो इसकी वेलोसिटी याद रखना, वेग भी इधर कम होती है, और बाकी जो चीजें होती हैं जैसे ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा इधर की वेव की ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद प्रकीर्णन इधर की वेव की ज्यादा होती है, भेदन क्षमता इधर की ज्यादा होती है। ठीक, क्लियर है, भेदन क्षमता ज्यादा होती है, प्रकीर्णन ज्यादा होती है, आवृत्ति इधर की ज्यादा होती है, आवृत्ति इधर की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद याद रख लीजिएगा, देखो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कम है और वेग कम है, बाकी सारी चीजें ज्यादा है। जस्ट इधर अपोजिट में क्या हो जाएगी, इधर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो इधर की वेग क्या होगी, ज्यादा होगी, वेग ज्यादा होगी, और बाकी सारी चीजें क्या होगी, कम होगी। बाकी सारी चीजें कहने का मतलब इधर की ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा कम होगी। ठीक है, ऊर्जा कम होगी, इधर का प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगी। ठीक है, इधर भेदन कम होगी, भेदन इधर का कम होगा। ठीक है, और इधर की आवृत्ति भी क्या होगी, आवृत्ति भी कम होगी। ठीक, क्लियर है। तब जब हम लोग याद रखना यहाँ से इधर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर से विबग्योर में याद रखना V से R की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊर्जा, प्रकीर्णन, भेदन, आवृत्ति कम होगी। बाकी याद रखना तरंग दैर्घ्य और वेग इधर पे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, रेड कलर की होगी, और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, वायलेट कलर की होगी। इस किरणों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वेग होगी वो याद रखना रेडियो वेव की होगी, और याद रख लीजिए इधर गामा किरणें की कम होगी। ठीक, क्लियर है। वैसे तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनकी जो तरंगे हैं याद रखना ये निर्वात में इसका जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की याद रखना निर्वात में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट पारदर्शी माध्यम में इनकी वेव जो होती है वो क्या होती है, कम या ज्यादा होती है। पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब है जैसे कांच में हो गई, पानी में इसकी वेग क्या होती है, कम या ज्यादा होती है। तो याद रखना निर्वात में वायु में कांस्टेंट स्पीड होती है, सबकी स्पीड सेम होती है, बट याद रखना अलग अलग माध्यम में अलग
अलग होती है। ठीक, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहां से आपको पता चलेगा, बैगनी कलर की याद रखना, बैगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, प्रकीर्णन बैगनी में ज्यादा होता है, इसकी भेदन ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। जबकि लाल कलर की याद रखना वेग ज्यादा, ठीक है, तरंग दैर्घ्य वेग ज्यादा होती है, बाकी ऊर्जा, प्रकीर्णन, भेदन, आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकिरणों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसमें था, गामा किरण। गामा किरणों में क्या थी, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणें हो जाएगी, आंसर नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर से मापे, ठीक है, किसको मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, जैसे कि आपको पूछा जाए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर पूछा जाए, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या करती है, तो याद रखना ये वायु गति को मेजर करती है, वायु गति को मेजर करती है। ठीक है, वायु कितनी स्पीड से चलती है, एनीमोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से याद रखना वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइग्रोमीटर होती है, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर से याद रखना आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता को मेजर किया जाता है। उसके बाद रिएक्टर पैमाना होता है, रिएक्टर पैमाने से क्या करते हैं, पैमाना। इससे याद रखना भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है, भूकंप तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, उसके बाद याद रखना पॉलीग्राफ होता है, पॉलीग्राफ से क्या करते हैं, तो याद रखना हम लोग झूठ का पता लगाते हैं, झूठ पता लगाता है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पूछा जाए तो क्या होता है, याद रखना वो होती है पॉलीग्राफ। उसके बाद याद रखना फैदोमीटर होती है, फैदोमीटर से क्या करते हैं, समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं, समुद्र की गहराई याद रखना, गहराई। तो समुद्र की गहराई को हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो फैदोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर से क्या करते हैं, तो अल्टीमीटर से याद रखना ऊंचाई को मेजर किया जाता है, ऊंचाई मेजर किया जाता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना ईसीजी होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना इससे हम लोग हृदय के स्पंदन को, हाँ ठीक है, हार्ट के स्पंदन को, हृदय स्पंदन को मापी जाती है, हृदय स्पंदन को मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद याद रख लीजिएगा ईईजी होता है, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसमें याद रखना ब्रेन में जो सिग्नल होती है उनकी तीव्रता को, ठीक है, ब्रेन स्पंदन को इससे मापी जाती है, ब्रेन स्पंदन को इससे मापी जाती है। ठीक है, तो ईसीजी हार्ट से संबंधित रहता है, ईईजी ब्रेन से संबंधित रहता है। तो ये भी याद रखना मापक यंत्र है, इसको भी याद रख लीजिएगा, आपको पूछा जाता है। ठीक, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो धातु का सोल्डरन किस गुण के कारण होता है। तो याद रखना दो धातु को जोड़ना है तो वहां पे याद रखना ये असंजन के कारण होता है। ठीक है, असंजन के कारण क्या होता है, तो दो धातु आपस में सोल्डरन होकर आपस में जुड़ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो पारा थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ती है तो याद रखना उस जो ठीक है वो जो पदार्थ होता है उसमें एक्सपेंड होता है, वो क्या होता है, फैलने लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व में बदलाव, गर्म करने पर पदार्थ के विस्तार, पदार्थ का उष्मा संबंधित प्रतिरोध, गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। तो गर्म करने पर पदार्थ के याद रखना पदार्थ का विस्तार होता है। ठीक है, थर्मामीटर होती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें पारा चढ़ती है, उसका विस्तार होता है। ठीक, क्लियर है। तो गर्म करने पर इसका क्या होता है, विस्तार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है। तो देखो वह लेंस जो किरणें एकत्रित करती है वो होती है, याद रखना वो आपका उत्तल लेंस होता है। ये किरणों को ऐसे क्या करती है, एकत्रित कर देता है। जबकि याद रखना अवतल लेंस क्या करती है, तो अवतल लेंस किरणों को ऐसे फैला देता है। ठीक, क्लियर है, किरणों को फैला देती है। तो यहाँ पर ये किरणों को एकत्रित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपका अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस। और इसको हम लोग जो फैला देता है इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, तो अपसारी लेंस क्या होती है, तो याद रखना उत्तल लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस होता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, जबकि उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। ठीक, क्लियर है, ये याद रख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिए, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, ठीक है। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है तो समझो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्रांतिक कोण क्या होती है। तो समझो, जैसे हम लोग याद रखना, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं तो याद रख लीजिएगा, जैसे ही हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही सरल माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरणें प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये इसका अभिलंब है। देखो अभी क्या होता है, ये आपतन कोण होती है, आपतित किरण, ये आप देखो ये अभिलंब है, अभिलंब और ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो जैसे याद रखना, अभिलंब और आपतित किरण मिलकर जो कोण बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो यहाँ से याद रखना, यहाँ पे इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, और यहाँ से क्या होती है, एक कोण बनाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक कोण बनाती है, यहाँ से एक कोण बनाता है अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये मिलकर जो कोण बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित कोण बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, तो इसको आपतन कोण को मान के यहाँ से बढ़ा के इतना और बढ़ा दिए, तो इसको बढ़ाएंगे तो याद रखना ये अब जो अपवर्तित किरण है वो इधर नहीं जा करके क्या हो जाएगी, तो इसके ऐसे पैरेलल हो जाती है, इसके ऐसे समांतर हो जाएगी, ठीक क्लियर है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमको आर कितना मिलेगा, यहाँ पर आर मिलेगा हमको 90 डिग्री, ठीक क्लियर है। तो जब भी याद रखना कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वहां पर याद रखना वह आपतन कोण जिस पर उसका अपवर्तन कोण कितना मिल जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ऐसे हम लोग इस आपतन कोण को हम लोग अब आपतन कोण नहीं बोल करके बोलते हैं इसको क्रांतिक कोण, ठीक है। तो आपतन कोण के उस मान को जहां पर ठीक है, जहां पर याद रखना अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक क्लियर है। आपतन कोण के उस मान को जहां पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण कब बनती है, याद रखना जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है। अब देखो, अब इससे ज्यादा भी और हम लोग क्रांतिक कोण को बढ़ा देंगे। क्रांतिक कोण को याद रखना, ये जो आपतन कोण कर रहे थे इसको और थोड़ा बढ़ा दिए, और ज्यादा बढ़ा दिए, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होकर के उसका परावर्तन हो जाता है। वो उस डायरेक्शन में नहीं जाकर के याद रखना उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, ये इस डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक क्लियर है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। कब होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है। कहां से कहां, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। अब इस बार ये जो आपतन कोण है, याद रखना आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा होना चाहिए। इस कोण से भी ज्यादा हम लोग करेंगे तब ये इधर रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये चीजें समझ में आई। तो इसके लिए दो शर्तें हैं। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या है, तो प्रकाश, याद रखना प्रकाश कहां से कहां गुजरना चाहिए, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में, पहला कंडीशन, ठीक है। प्रकाश कहां से कहां, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा याद रखना, दूसरा आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, तो ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसी कंडीशन, यही दो कंडीशन है जहां पे हमको क्या मिलेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलती है, ठीक क्लियर है। तो कब नहीं हो सकता देखते हैं, तो इस दोनों शर्तों को यहां पर देखते हैं। देखो, जब कांच से वो होकर पानी में जा रही है, कांच मतलब सघन माध्यम और पानी मतलब विरल माध्यम, तो सघन से विरल में जा रही है, तो इस कंडीशन में याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल है, यहाँ पे हो सकती है। जब पानी से होकर कांच में जा रही है, तो पानी क्या है, विरल माध्यम है, और ये कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो इस कंडीशन में याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकती, ठीक क्लियर है। पानी से होकर वायु में जा रही है, मतलब पानी क्या है, सघन है इसके कंपैरिजन में, और वायु क्या है, विरल, तो यहां पर भी पॉसिबल है। कांच से होकर वायु में जा रही है, तो कांच सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम, यहां पर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में पॉसिबल है। ये कंडीशन याद रखना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो जब याद रखना प्रकाश, याद रख लीजिएगा, विरल से सघन में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वायुमंडल में निलंबित, ठीक है, वर्षा की बूंदों पर गिरने पर परावर्तन और विकिरणन हो जाती है। वायुमंडल में वर्षा की बूंदें गिरने पर अपवर्तन और विकिरणित हो जाती हैं। वायुमंडल में वर्षा की बूंदें गिरने पर अपवर्तन व
आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरणित हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। देखो क्या होती है, तो याद रखना इंद्रधनुष में क्या होती है, इंद्रधनुष जब बनता है वायुमंडल में वर्षा की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, पर गिरने पर आपतन, ठीक है, अपवर्तन होता है और आंतरिक परावर्तन होता है, तभी जाके क्या होती है हमारा इंद्रधनुष बनता है। ठीक क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, लेंस किससे बनता है, तो याद रखना लेंस बनाने के लिए जो कांच यूज करते हैं हम लोग, कौन सा, फ्लिंट कांच का यूज करते हैं। जनरली फ्लिंट कांच का हम लोग क्या किया जाता है, लेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस, उपतल लेंस, समतल लेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षरण का, ठीक है, कारण कौन सी गैस है। तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो याद रख लीजिएगा ओजोन परत होती क्या है, तो पहले देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पे जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल है, तो पहला हमको क्या मिलता है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल मिलता है, क्षोभ मंडल मिलता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे समताप मंडल मिलता है, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल मिलता है। समताप मंडल से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो क्या मिलती है, मध्य मंडल मिलता है, मध्य मंडल मिलता है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल मिलता है, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल के ऊपर जाएंगे तो हमको याद रखना बरही मंडल मिलती है, एक्सोस्फीयर मिलती है। ठीक क्लियर है। और ये देखो क्षोभ मंडल याद रखना, पृथ्वी सतह से हम लोग 12 से 18 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो क्या मिलती है हमको क्षोभ मंडल। पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमको मिलती है समताप मंडल। इससे 80 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो मिलती है हमको, ठीक है, मध्य मंडल। इससे याद रखना 640 किलोमीटर जो ऊपर जाते हैं तो आयन मंडल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समताप मंडल में क्या होती है, तो समताप मंडल में यहाँ पर याद रखना 15 से 35 किलोमीटर की रेंज पर, 15 से 35 किलोमीटर की रेंज पर एक लेयर बनी होती है, एक अलग से ही लेयर बनी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं याद रखना ओजोन परत। इसको बोलते हैं ओजोन परत, ओजोन परत बोलते हैं। ठीक क्लियर है। ये ओजोन परत क्या करती है, तो याद रखना सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, यहाँ सनलाइट से आ रही है, सनलाइट से जो किरणें ऐसे आती हैं, इस किरण को क्या करता है, ये जो किरणें आती हैं सनलाइट से, ये ओजोन याद रखना इसके जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को यहाँ पे अवशोषित कर लेती है, इधर नहीं आने देती, केवल प्रकाश को आने देती है। ठीक क्लियर है। तो ये क्या करती है, ये ओजोन परत याद रखना पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कहाँ पर पाया जाता है पूछा जाए तो समताप मंडल में पाई जाती है। कितने रेंज में पाया जाता है पूछा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर में रेंज में पाई जाती है। करती क्या है, तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से रोकती है, जिससे याद रखना बहुत सारे स्किन के डिजीज नहीं होते। ठीक क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अब ये जो, ठीक है, ओजोन परत है, यहाँ से पृथ्वी में याद रखना, पृथ्वी में एसी व फ्रिज से क्या होता है, एसी व फ्रिज जो यूज करते थे, फ्रिज यूज करते थे, यहाँ से याद रखना सीएफसी गैस रिलीज होती थी, सीएफसी गैस। अब ये सीएफसी गैस जैसी एसी फ्रिज से उड़कर जैसी याद रखना ओजोन परत से जाके क्रिया करती थी, तो ये याद रखना क्लोरीन गैस उत्पादन करती है। और उसके बाद याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब याद रखिए समता यहाँ पे ओजोन मंडल से क्रिया करती है तो क्लोरीन गैस बनती है, और क्लोरीन गैस यहाँ से ठीक है बन के उड़ जाती है। तो जिससे ये ओजोन परत की मोटाई याद रखना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात ओजोन परत की मोटाई में कमी आती है और पराबैंगनी किरणें याद रखना पृथ्वी में आने की संभावना रहती है। तो इसको याद रखना सबसे ज्यादा ओजोन परत की मोटाई को कम कौन करता है, ये याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, सीएफसी। कहां से याद रखना, हमारे एसी व फ्रिज से रिलीज होती है, इसको फ्रियॉन गैस भी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसीलिए आजकल याद रखना एसी व फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसके जगह में आजकल एचएफसी का यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्न में से क्या निम्नतम वेग से कांच में संचलन करता है, तो याद रखना इनमें से कौन से है जो सबसे निम्नतम वेग से याद रख लीजिएगा कांच में संचलन करती है। तो पहले याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, वहां पे बताया बैगनी कलर के प्रकाश का याद रखना स्पीड क्या होती है, कम होती है, और रेड कलर के प्रकाश की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक क्लियर है। तो चलिए ये थे फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक क्लियर है। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।